नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का एमसीक्यू किए हुए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। ये क्लास 6 के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखा से जो भी संबंधित प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, उनको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, विषुववृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 3 कथन दिया गया है, इसी में हम लोगों को सही कथन का चुनाव करना है। कथन 1 है हमारा, विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है, विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। चलिए, और कथन 3 है, विषुववृत्त के उत्तर या दक्षिण की उपकोणीय दूरी का माप देशांतर कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन, इसमें दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, केवल 1 और 2। चलिए अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं एक बार। विषुववृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुववृत्त से दोनों ध्रुवों को अंशों में मापा जाता है। विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों का अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुववृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। आप लोग एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा जब क्लास 6 का, तो उसमें टोटल बताया गया है डायग्राम बना करके। जैसे कि ये हमारा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा डायग्राम, मान लीजिए पृथ्वी हो गया, ये हमारा विषुववृत्त हो गया, ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ये हमारा मकर रेखा हो गया। तो इस टोटल उसमें बताया गया है। अगर मैं डिटेल में ये सब बताऊँगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को देखें, बाकी आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा एक बार। उसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जा कर के सभी बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगर नहीं पढ़िएगा तब भी सही है, ये तो निचोड़ है एनसीईआरटी के, टोटल निचोड़ है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो देखिए ये हमारा मिलान करना है। तो कर्क रेखा जो है वो कितने पे डिग्री पे झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर में है और मकर रेखा दक्षिण में है। तो ये कितने पे है, तो ये भी 23.5 डिग्री पे है। अब उत्तरी ध्रुव वृत्त ये कितना पे है, 66 डिग्री, तो उत्तर यानी कि उत्तर में होगा। तो देखिए ये हमारा हो गया पृथ्वी, और ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया हमारा मकर रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, समझ गए। अब ये हो गया हमारा दक्षिण ध्रुव, ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव। तो मैं अब यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं मिलान कर दे रहा हूँ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री दक्षिण। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार इसका हम लोग व्याख्या भी कर लेते हैं। विषुववृत्त यानी कि 0 डिग्री, जिसका उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है। देखिए कौन कौन से समझ लीजिए। पहला, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है, और विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त है, और विषुववृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक वृत्त है। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, इसमें से देखना है कि कौन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला कथन है कि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्रीय शीत कटिबंध है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। और हमारा कथन 2 है, कर्क रेखा एवं विषुववृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्रीय उष्ण कटिबंध है।
तो आइए हम लोग को एक बार डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हो गया हमारा विषुववृत्त, ये हो गया हमारा कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। अब देखिए यहाँ पे जो होगा ये उष्ण कटिबंधीय, चूँकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश वारिश होता है, और जो शीत कटिबंध का हो गया ये हो गया शीत कटिबंध यहाँ पे होगा, और यहाँ पे भी शीत कटिबंध, सॉरी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों पड़ेगा। चलिए अच्छा से आप लोग डायग्राम को समझिएगा तभी जाके पॉसिबल है, समझ में आएगा। चलिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है ये सही है। चलिए अब देखते हैं हम लोग व्याख्या। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अंशांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हो गया विषुववृत्त, और ये हो गया हमारा कर्क रेखा, और ये हो गया मकर रेखा, और ये होगा हमारा सूर्य। मान लीजिए सूर्य जो है यहाँ पर भी है, और अगर यहाँ पे सूर्य आता है तो आधी प्रकाश इधर आएगी और आधी जाएगी इधर, तो सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ेगा, और यहाँ पे हल्का गर्मी भी पड़ेगा और हल्का ठंडी भी पड़ेगा। तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इधर भी पाया जाता है। आप लोग एनसीईआरटी बुक को देखिएगा तो उसमें टोटल डायग्राम बना करके बताया गया है, तो उस तरह से आप लोग समझ भी लीजिएगा और कॉपी भी बनाइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन को देखिए। चलिए व्याख्या को हम लोग देखते हैं। होता है इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ से सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान माध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये टोटल डायग्राम से ही आप समझ पाएंगे, ऐसे भी समझ ही सकते हैं पढ़े होंगे तो। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। देखिए शीत कटिबंध कौन है, ये यहाँ का जो है ये शीत कटिबंध, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं जाती है, और यहाँ पे जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें जाती है, और यहाँ पे सामान्य जाती है, सामान्य। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं ये भी देखना है हम लोगों को। देखते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों का अंशांश वृत्त कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है, ये बिल्कुल गलत है, जैसे जैसे जाते हैं ऊपर घटता जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अंशांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। मैं अभी आपको डायग्राम में बता करके बताया। देखिए ऐसे बना करके ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये विषुवत वृत्त का जो भी आकार है ये घटता जाएगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। चलिए अब हम लोग का 5वां प्रश्न है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा, लेकिन ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। देखिए इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखाएं। अब इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक है कि होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतर रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यमोत्तर के तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग।
किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रमुख यमोत्तर। अब हम लोग इसको समझते हैं व्याख्या के माध्यम से। देशांतर यमोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, जिससे गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यमोत्तर का प्रमुख यमोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बनाया गया। यहाँ से 180 डिग्री पूरब 180 डिग्री पश्चिम की गणना की गई है। 7 नंबर प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कथन सत्य है, जो इसमें सत्य है उसी का चुनाव करना है। तो देखते हैं। कथन हमारा एक है, प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी का समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर है, 180 डिग्री पूरब एवं 180 डिग्री पश्चिमी यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये भी सही है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। उपरोक्त दोनों कथन सत्य। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब के लिए अक्षर या पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं। जैसे पूरब के लिए ऐसे लिखते हैं और पश्चिम के लिए ऐसे लिखते हैं, इसीलिए वो बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या में 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि के नाम से जाना जाता है। इसी को अब आइए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है हमारा कि ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। कारण, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। देखिए इसका सही आंसर होगा हमारा सी। ए सही है, हम आर जो है ये बिल्कुल गलत है। अब आइए हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। तो वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? तो ये लगाती है 4 मिनट। कैसे लगाती है देख लीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटे बराबर 360, इसलिए 1 घंटा बराबर 360 बटा 24, तो 15 डिग्री यहाँ पे टोटल बताया गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूरब में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटा 20 मिनट का। देखिए अर्थात यहाँ पे सब बताया गया है, आप लोग ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे तब उस स्थान पर दोपहर के 1:20 होंगे। अब हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है। भारत के किस यमोत्तर देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री पूरब। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या, भारत में गुजरात के द्वारक तथा असम के डिब्रूगढ़ का स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82 डिग्री पूरब को मानक यमोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोत से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन गुजरती है। जो
जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मित्र पर गमछा झार मैं एक ट्रिक बता दिया हूँ, आप लोग इसे पता करके और कमेंट बॉक्स में सभी रेखाओं का नाम और कितनी रेखाएं हैं, कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे हैं, तो ये 5.5 घंटा आगे है। देखिए भारत का मानक समय हम उत्तर ग्रीनविच के 5.5 घंटा ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो इंडिया में शाम के 7:30 बजेंगे। तो दोस्तों हम लोग का चैप्टर 2 भी समाप्त हो गया। अब हम लोग कल अगली वीडियो में चैप्टर 3 को कवर करेंगे, जो कि है पृथ्वी की गतियाँ। तो अगर कोई भी त्रुटि होगी तो उसको माफ़ कीजिएगा, जो कि वीडियो पे बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। हालांकि हमको ये टोटल एनसीईआरटी का सेशन कवर करवाने वाले हैं, और कुछ लड़के कमेंट किए हैं कि इंग्लिश में भी लाया जाए, तो इंग्लिश के लिए मैं बात किया हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को धैर्य बनाकर रखिए, और जितना दिया जा रहा है टास्क कम से कम उतना को तो कवर कर लीजिए। बहुत सारे लड़के होंगे जो इतना वीडियो को भी नहीं देख पाते होंगे। देखिए अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये एनसीईआरटी का टोटल निचोड़ है। मैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ चुका हूँ, आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिएगा तब पता चल जाएगा आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।